शिवाय एग्ज़ाम मेकर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर आपके लिए साइंस के कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न मैं लेकर आई हूँ, जिनको आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये कंपटीशन के दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट हैं, केवल आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे कोई भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं, कुछ भी आप अगर देते हैं, इवन अगर आगे भविष्य में आप आईएएस पीसीएस की भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को अगर आप अभी अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको आगे इसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। चलिए, तो आज हम लोग अपना ये शुरू करते हैं। ठीक है, आओ सीखें विज्ञान। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल है, जल क्या है? चलिए, ऑप्शंस हैं, तत्व है, यौगिक है, धातु है या मिश्रण है। देखिए, जल का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है। जल का फॉर्मूला होता है H2O। H2O जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? वो भी एक तत्व है। तो पहली बात, इसमें दो तत्व आ रहे हैं, इसलिए जल एक तत्व तो कतई नहीं है, है ना। अब जल तत्व नहीं है तो फिर क्या है? क्या ये एक धातु हो सकती है? नहीं, ये धातु भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि धातु में तो बहुत सारे गुण होते हैं और एक भी गुण उसमें से जल में नहीं आता। ठीक है, जैसे धातु मैलेबल होती हैं, घातवर्धनीय होती हैं, क्या हम अगर चोट करेंगे तो चादर में बदल जाएंगी, पर ये तो नहीं होता ऐसा। धातुएं ठोस होती हैं, ये तो द्रव होता है। ठीक है, तो धातुओं के बहुत सारे जो गुण हैं वो इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये धातु भी नहीं है। ये मिश्रण भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मिश्रण जो होता है बेटा, उसके अंदर हम बाह्य पदार्थ मिक्स करते हैं, बाहर से पदार्थ मिलाते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया इसके दौरान नहीं होती। लेकिन जल तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया से बनता है, इसीलिए जल क्या माना जाएगा? एक यौगिक माना जाएगा। यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो कि तत्वों के जो परमाणु होते हैं, वे आपस में जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया करके, ठीक है, जब कोई यौगिक अणु बनाते हैं, कोई एक ऐसा अणु बना देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, और ये आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि शरबत क्या है? शरबत है, एक गैस है, एक विलेय पदार्थ है, एक विलायक है या एक विलयन है। देखिए, शरबत सभी पीते हैं, सभी को पता है कि शरबत द्रव रूप में होता है। ठीक है, पानी में घोलते हैं हम किसी पदार्थ को, पानी में चीनी घोलेंगे, चीनी के साथ चाहे आप नींबू मिलाइए, चाहे आप रसना मिलाइए, चाहे रूह अफ़ज़ा मिलाइए, चाहे शरबत आज़म मिलाइए, कुछ भी ऐसा आपने पदार्थ मिलाया, सुगंधित केसर, केवड़ा, कुछ भी ऐसी चीज़ें मिला दी, तो उससे हमारा शरबत तैयार होता है। मीठा होता है स्वाद में, सभी को पता है। तो पहली बात तो गैस तो है ही नहीं, क्योंकि ये एक द्रव है। ठीक है, विलेय पदार्थ, देखिए विलेय पदार्थ वो होते हैं जो कि भारी मात्रा में किसी विलायक के अंदर, है ना, कोई भारी मात्रा में विलायक होता है और उसके अंदर थोड़ी मात्रा में उनको घोल दिया जाता है। जैसे पानी है, हमने काफ़ी क्वांटिटी में पानी ले लिया और उसमें नमक घोल दिया, तो नमक एक विलेय पदार्थ कहलाएगा। शरबत एक विलेय पदार्थ तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शरबत को हम घोल नहीं रहे, एक ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसको हम पानी में मिक्स कर रहे हैं। पानी में सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद जो बन रहा है उसे हम शरबत का नाम दे रहे हैं, विलायक भी नहीं है इसीलिए ये, क्योंकि विलायक तो वो है जिसके अंदर विलेय पदार्थ को घोला जाएगा। तो ये क्या है? एक विलयन है। क्यों है विलयन? क्योंकि इसके अंदर पानी एक विलायक के रूप में है, और चीनी प्लस चीनी के साथ जो भी सुगंधित पदार्थ आपने डाले वो इसके विलेय पदार्थ हैं, और घुलने के बाद ये एक समांगी मिश्रण बनता है, और समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं, जिसमें सभी जगह विलेय और विलायक के अणु इस प्रकार वितरित होते हैं कि सर्वांग समानता हमें दिखाई देती है। मतलब सब जगह हमें समान रूप से वो वितरित महसूस होंगे, दिखाई देंगे। कण हमें दृश्यता कणों की नहीं होती, कण हमें दिखाई नहीं देंगे, वो इतना अच्छे से अपने आप में मिक्स हो जाएंगे कि हमको
उसमें कणों का आकार कहीं भी दिखाई नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, दूध है, दूध क्या है? ठोस का द्रव में कोलाइड विलयन है, द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन है, द्रव का द्रव में कोलाइड विलयन है, द्रव का द्रव में वास्तविक विलयन है। देखिए दूध मैंने पहले भी आपको बताया था और मैंने आपको ये क्लास में भी समझाया था कि दूध जो होता है बेटा वो एक कोलाइड विलयन है, पहली बात तो है ना। अब कोलाइड क्यों है? कोलाइड किन्हें कहते हैं? कोलाइड जिनके कणों का आकार ना तो इतना बड़ा है कि वो नीचे बैठ जाएं, जैसे मिट्टी बैठ जाती है पानी में, है ना ही इतना छोटा है कि वो वास्तविक विलयन की तरह इतना अच्छे से उसमें घुल जाए, मिक्स हो जाए कि हमको पता ही ना चले कहाँ विलायक के कण है ना कहाँ विलेय पदार्थ के कण है। जैसे कि पानी में जब हम नमक घोलते हैं या पानी में चीनी घोलते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता कहाँ पर चीनी के दाने या कहाँ पर नमक घुस गया, सारा मिक्स हो जाता है पूरा का पूरा, है ना। होता है कि नहीं होता है? तो दूध जो है हमारा कोलाइड विलयन है और ये मैंने आपको बताया था कि आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। अगर आप एक बर्तन में दूध लें, थोड़ी देर रखा रहने दीजिए, उसके बाद उसे दूसरे बर्तन में डालिए, तो आप ये पाएंगे कि जब बर्तन में डालने के बाद जो हमारे बर्तन में थोड़ा सा किनारों पर लगा रह गया है, दीवारों पर लगा रह गया है, पेंदी में लगा रह गया है हमारा तली में दूध, तो अगर ध्यान दोगे तो तुमको कुछ महसूस होगा बैठा बैठा सा कि हाँ कुछ गाढ़ा सा कुछ बैठ गया था नीचे, या कुछ आपको छोटे छोटे कण जैसे कुछ महसूस होंगे, है ना। तो वो एक आपको आभास करा सकता है कि दूध एक कोलाइडी विलयन है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है हमारे सामने कि कोलाइड विलयन तो हमें है भैया, चारों ऑप्शंस में कोलाइड विलयन शब्द तो दिया ही गया है, पर क्या ये ठोस का द्रव में है कोलाइड विलयन, द्रव का ठोस में है कोलाइड विलयन, द्रव का द्रव में है, या द्रव का द्रव में एक वास्तविक, तो वास्तविक विलयन तो है ही नहीं, तो यहाँ से ये तो ऑप्शन ही कट गया, है ना। अब 3 ऑप्शन बचे हैं क्योंकि ये वास्तविक विलयन नहीं है, ये कोलाइड विलयन है। अब 3 ऑप्शंस में एक बात याद रखिए कि कोलाइड विलयन के अंदर एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था, एक होता है परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, 2 चीजें होती हैं, एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था, एक होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम जो कि द्रव रूप में या इस रूप में हो सकता है जो अधिक मात्रा में, जैसे विलयन में विलायक की भूमिका होती है, ऐसे ही परिक्षेपण माध्यम की भूमिका होती है कोलाइड में। और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था बिल्कुल वैसे है जैसे हमने विलयन में, जब विलायक के अंदर विलेय पदार्थ को घोला जाता है, कम मात्रा में क्वांटिटी में होता है और विलायक में उसको घोला जाता है, जैसे जल में हमने नमक घोला है ना, तो ऐसे ही परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था वो कण हैं जो कि तैर रही है। बात सुन रही है? तो परिक्षेपण माध्यम वो आपका विलायक की तरह होगा और परिक्षिप्त प्रावस्था विलेय की तरह होगी। अब जो हमारा कोलाइड होता है उसमें बहुत तरह से कोलाइडी विलयन बन सकते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस द्रव गैस तीनों रूपों में हो सकती है और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस द्रव गैस तीनों रूपों में हो सकता है। इस आधार पर हमारे कोलाइड विलयन बहुत तरह के होते हैं। लेकिन अगर बात सिर्फ दूध की हो रही है तो दूध में हमारा परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों ही द्रव होते हैं, दोनों ही द्रव होते हैं। और ऐसे पदार्थ को जिसमें कि दोनों ही द्रव होते हैं, ऐसे पदार्थ को हम एक नाम देते हैं पायस। ठीक है, तो ऐसे कोलाइडी विलयन को हम पायस कहेंगे जिनमें द्रव ही परिक्षेपण माध्यम है और द्रव ही हमारी परिक्षिप्त प्रावस्था है। यही कारण है कि दूध देखने में बिल्कुल पानी की तरह ही हमको द्रव रूप में दिखाई देता है, उसके अंदर हमें तैरते हुए कणों का अंदाजा नहीं होता, पता नहीं चल पाता। हमें दूध अगर सामान्य रूप से कोई हमसे पूछे तो हम कह देंगे साहब दूध तो विलयन है ना। जनरली कोई अगर व्यक्ति से आप पूछेंगे तो वो कहेगा अरे भाई जैसे पानी वैसे दूध, बट दूध पानी की तरह नहीं है। पानी जो है वो द्रव रूप में है और उसके अंदर विलयन बनता है, लेकिन दूध खुद में एक कोलाइडी विलयन है जिसके अंदर बहुत तरह की प्रोटीन्स, बहुत तरह के खनिज लवण जो हैं वो मिक्स हैं द्रव रूप में और उसका माध्यम भी द्रव रूप में है। और इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब दूध फट जाता है तो उसकी परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, पानी सा अलग दिखने लगता है और वो जो ठोस पदार्थ बन करके हमें वो पनीर के रूप में या एक ऐसे रूप में हमको फटा हुआ जो दूध है उसके रूप में हमें वो अलग से दिखाई देने लगता है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको।
दूध क्या है? एक पायस है, यानी द्रव का द्रव में कोलाइड विलयन है। कई बार ये भी पूछा जाता है पायस किसे कहेंगे, तो पायस क्या है? द्रव का द्रव में कोलाइड विलयन है, द्रव का द्रव में कोलाइड विलयन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। चौथा प्रश्न है, ठोस में ठोस विलयन का उदाहरण है। ठोस में ठोस विलयन का कौन उदाहरण है? पीतल, धुआं, हाइड्रोजन, मदिरा। पीतल है, धुआं है, हाइड्रोजन है कि मदिरा है? ठीक है, चलिए तो कौन है हमारा यहाँ पर? देखिए ठोस में जब बात कर रहे हैं हम, ठोस में ठोस, ठीक है, तो ठोस में ठोस कौन होगा? सबसे पहले तो ध्यान दो, इसमें ठोस ही क्या है? क्या धुआं ठोस है? नहीं सर, ठोस तो नहीं है, धुआं तो गैस रूप में होता है ना। हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। मदिरा यानी शराब, तो वो भी ठोस तो होती नहीं, द्रव होती है, तो आंसर क्या होना चाहिए? पीतल। देखो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है ना। तो ठोस में ठोस विलयन का उदाहरण है पीतल। अब आप कहेंगे पीतल तो धातु है, इसमें विलयन कहाँ से आ गया? जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि पीतल मिश्र धातु है। पीतल स्वयं में मुक्त रूप से पाई जाने वाली धातु नहीं है। किससे बनकर बनी होती है? तांबे यानी कॉपर से, और किससे मिलकर बनी होती है? जस्ता यानी जिंक से। कॉपर और तांबे से, वो कॉपर यानी तांबा और जिंक से मिलकर बनती है पीतल, इसीलिए दोनों ठोस है ना, कॉपर भी ठोस है और हमारा जिंक भी ठोस है, तो इसलिए ठोस के साथ ठोस का विलयन बन रहा है। चलिए पांचवा क्वेश्चन, जल में नमक को विलय करने से बनता है क्या? समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, यौगिक या पायस? अगर जल को नमक को जल में मिलाएंगे, जल में अगर नमक को मिलाएंगे तो क्या क्या बनेगा, है ना? क्या बनेगा? एक समांगी मिश्रण बनेगा। तो कॉमन सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कि जल में अगर नमक को मिलाएंगे तो नमक जल के अंदर पूरी तरह से घुल जाता है, कोई भी कण हमको दिखाई नहीं देता, दृश्यता बिल्कुल नहीं होती कणों की, इसीलिए, और समान रूप से वितरित हो जाते हैं विलायक के अंदर, जल के अंदर, इसीलिए ये एक समांगी मिश्रण कहलाएगा। और पायस तो मैंने अभी आपको बताया है ना, पायस कौन होता है? जब द्रव का द्रव में कोलाइड विलयन होता है। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। कोलाइडी कण का आवक्षेप में परिवर्तन कहलाता है। देखिए कोलाइड कण का अवक्षेप, ये आवक्षेप लिख गया है, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, इसमें ये अ जो है ये अवक्षेप है ना, अवक्षेप। अवक्षेप नीचे बैठ जाना, ठीक है, जब हमारे कण नीचे बैठ जाते हैं तो ये अवक्षेप रूप में कहलाते हैं। तो कोलाइडी कण जब अवक्षेप रूप में बैठ जाएंगे नीचे, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को हम कहते हैं स्कंदन, ठीक है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्कंदन। ना तो हम इसे पृथक्करण कहेंगे, क्योंकि इसमें कोलाइडी कण पृथक नहीं होते, ठीक है, ये नहीं है कि परिक्षेप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, नहीं, पृथक्करण नहीं है, ठीक है। विद्युत कण संचलन ये भी नहीं है। विद्युत कण संचलन का मतलब होता है कि कोलाइडी कण का जो विलयन होता है, कोलाइडी विलयन, अगर उसे हम एक ऐसे बर्तन में रखें और उसके ऊपर इलेक्ट्रोड लगा दें प्लस और माइनस के, तो हमेशा हमारे जो कण होते हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव साइड जाएंगे, और अगर चार्ज हमारा नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइड जाएगा, है ना। तो विद्युत कण संचलन तो ये है, लेकिन अवक्षेप नहीं बनता इसमें। निलंबन तो कोलाइडी कणों में होता ही नहीं, निलंबन कण तो अलग होते हैं। निलंबन कण कोलाइडी कणों से बड़े आकार के कण होते हैं, जो कि जैसे ही हम उसे विलायक में घोलने की कोशिश करेंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, जैसे मिट्टी बैठ जाती है ना, बैठ जाती है कि ना, चौक बैठ जाती है, मिट्टी बैठ जाती है, खड़िया बैठ जाती है, तो ये निलंबन के उदाहरण में आएंगे, करेक्ट। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? स्कंदन। इस प्रोसेस को हम स्कंदन कहते हैं, कि जब किसी कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेश वाला विद्युत अपघट्य अगर हम मिलाते हैं, तो विलयन के जो कोलाइड कण हैं वो उदासीन हो जाते हैं और मिलकर के एक अवक्षेप बना देते हैं, एक गाढ़ा सा एक पदार्थ बना देते हैं जो नीचे बैठा हुआ महसूस होता है, इसको हम कहते हैं अवक्षेप, ठीक है। और ये क्रिया क्या कहलाती है? स्कंदन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। कोलाइड विलयन में टिंडल प्रभाव होता है किसके कारण?
टिंडल प्रभाव सभी को याद होना चाहिए। टिंडल प्रभाव क्या था भाई, कि जब हम किसी कोलाइड विलयन में, ठीक है, कोलाइड विलयन के अंदर से हम अगर प्रकाश को गुजारते हैं और ऊपर से अगर उसे देखने का प्रयास करें तो क्या होगा कि मैंने चित्र भी आपको बना के दिखाया था इसका, कि अगर हम इसमें, ये कोलाइडी विलयन है और इस कोलाइडी विलयन में अगर हम, ये बॉक्स है और इसमें लाइट सोर्स से अगर हम लाइट डालते हैं, यहाँ से लाइट भेजते हैं, तो हमें एक नीले रंग का शंकु दिखाई देता है। कैसे रंग का शंकु दिखाई देता है हमको? नीले रंग का, एक नीले रंग का शंकु जो है हमको ऐसे दिखाई देता है। किसमें? नीले रंग का शंकु हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो वो जो नीले रंग का शंकु है वो क्यों दिखाई दे रहा है? वो इसलिए दिखाई दे रहा है, क्या वो प्रकाश के परावर्तन के कारण? नहीं। अवशोषण के कारण? नहीं। विद्युत आवेशित कणों की उपस्थिति? बिल्कुल नहीं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन क्या होता है कि जब भी किसी कण पर प्रकाश टकराता है तो वो 7 रंगों में बिखरता है। इनमें सबसे ज्यादा रंग का प्रकीर्णन होता है वो है नीला रंग। इसीलिए हमें वो नीला पाथ, नीला रास्ता दिखाई देता है, एक नीले रंग का शंकु दिखाई देता है टिंडल प्रभाव में। जो आकाश का नीला रंग है वो भी इसी वजह से होता है, क्योंकि हमारी जो वायु है वो भी गैसों का मिश्रण है, साथ ही उसमें जलवाष्प मिली हुई है, उसके अंदर धूल के कण मिले हुए हैं। और जब सूर्य का प्रकाश इन धूल के कणों से टकराता है, जलवाष्प के कणों से टकराता है या अन्य गैसीय अणुओं से टकराता है, आयनों से टकराता है, तो क्या होगा? तो वो बिखरने लगता है 7 रंगों में। अब इन 7 रंगों में से सबसे ज्यादा जो बिखरता है वो रंग नीला होता है। इसीलिए दिन के समय हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अगर हम सुबह और शाम का समय देखें तो सुबह और शाम में आप देखते हैं कि सूर्य के आसपास का जो रंग है वो लाल होता है, क्योंकि सूरज उस समय उग रहा है और वहां से जो प्रकाश की किरणें जब आकाश में उपस्थित, जो आसमान में उपस्थित है, हमारे वायु के कण, धूल के कण, गैसीय अणु, धुएं के कण, जलवाष्प की बूंदें, इन सब से जब टकराता है तो उस समय तिरछा पड़ने के कारण प्रकाश लाल रंग ज्यादा प्रकीर्णित हो जाता है, तो वो लाल रंग का दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है हमको पूरा आकाश नीला दिखाई देने लगता है। रात के समय हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? अब ये आप सोचेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको रात के समय आकाश कैसा दिखाई देता है और क्यों, क्या कारण है जो रंग आप बता रहे हो क्यों दिखाई देता है ऐसा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कोहरा तथा धुंध है। कोहरा धुंध क्या है? जल का वायु में वास्तविक विलयन है, जल का वायु में कोलाइड विलयन है, वायु का जल में वास्तविक विलयन है, या फिर हमारा वायु का जल में वास्तविक विलयन या वायु का जल में कोलाइड विलयन। चलिए 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। कोहरा और धुंध है क्या, पहले तो ये समझिए। देखिए कोहरा और धुंध, इसमें क्या होता है बेटा, ये एक एरोसॉल होता है। ठीक है, इसे हम एरोसॉल कहते हैं। इस तरह के पदार्थ को हम एरोसॉल कहते हैं। क्यों कहते हैं एरोसॉल? एरोसॉल क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, एरोसॉल वो होते हैं, एरो मीन्स एयर से ये लेकर बना है, सॉल मीन्स हमारा परिक्षेपण माध्यम जो है द्रव। तो अगर हमारा द्रव, तो हमारा जो है क्या कहते हैं, इसमें परिक्षेपण माध्यम अगर हमारी जो है, अगर वायु है और उसके अंदर पानी मिक्स है परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में, कोलाइड विलयन ऐसा लिया जाए जिसमें परिक्षेपण माध्यम जो है वो वायु हो, हवा हो, और उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में जल हो, तो हम उसे कोहरे का नाम देते हैं। वास्तव में कोहरा कब बनता है? जब हवा में उपस्थित जो पानी की बूंदें हैं वो ठंड के कारण, वो बहुत कम टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर गिर जाने के कारण, तापमान के गिरने के कारण वो जब ठोस बर्फ के कणों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं तो हमें कोहरा या धुंध की तरह वो दिखाई देता है। और सफ़ेद सफ़ेद हमको दिखाई देता है, हमें कुछ उसमें हमारी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, न के बराबर, मतलब हमें कोई भी चीज़ क्लियर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उसमें जो प्रकाश है उसके रास्ते में क्या आ गए, वो पारदर्शी माध्यम नहीं रहा, उसके रास्ते में सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे बर्फ के कण आ गए, है ना, और वो पूर्ण रूप में हमको कोहरे की एक सफ़ेद चादर के रूप में दिखाई देता है। तो कोहरा और धुंध क्या है भाई?
कोहरा और धुंध होगा आपका जल का वायु में कोलाइड विलयन। ठीक है, तो जल का है क्योंकि परिक्षिप्त प्रावस्था घुलती है किसमें, परिक्षेपण माध्यम में। तो परिक्षेपण माध्यम कौन है, वायु, और हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था कौन है, जल, इसीलिए बी ऑप्शन सही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, ठोस एरोसॉल का उदाहरण है। ठोस एरोसॉल का उदाहरण क्या है, जल, दूध, धुआं, शरबत। इनमें से कौन है जो ठोस एरोसॉल का उदाहरण है? तो ध्यान रखिए, ठोस एरोसॉल का उदाहरण है धुआं। अभी मैंने एरोसॉल बताया। एरोसॉल का मतलब क्या है कि जिसमें परिक्षेपण माध्यम जो है वो हवा है। ठीक है, तो हमारा भी ऊपर आपने देखा था कोहरा भी एक हमारा एरोसॉल था, लेकिन वो कैसा एरोसॉल था कि उसके अंदर परिक्षेपण माध्यम तो वायु थी, लेकिन जो परिक्षिप्त प्रावस्था थी वो द्रव थी, जल की जो बूंदें थी छोटी छोटी, है ना। लेकिन यहाँ पर ठोस एरोसॉल का क्यों कह रहे हैं हम इसे, क्योंकि परिक्षेपण माध्यम तो अभी भी हवा ही होगी, लेकिन उस हवा में धुएं के छोटे छोटे कण होते हैं, और धुएं के वो जो छोटे छोटे कण हैं मतलब कार्बन के कण, तो जो कार्बन के कण है वो तो ठोस है, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम एक गैस है। तो यहां पर ठोस एरोसॉल का उदाहरण कौन है, धुआं है। चलिए नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन फटाफट से समझते हैं। ठीक है, फटाफट शुरू हो जाइए, 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है वह धातु कौन सी है, जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में रहती है? तो ये क्वेश्चन तो लाजवाब क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार मैंने आपको समझाया हुआ है, क्योंकि एकमात्र वो धातु है जो द्रव रूप में है, बाकी अन्य कोई भी धातु द्रव रूप में नहीं मिलती, सभी धातुएं ठोस रूप में होती हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर भी द्रव अवस्था में हमको जो धातु मिलती है वो है पारा। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी हमें एक द्रव रूप में मिलेगी, तो वो धातु कौन सी है, पारा। और पारा को हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, Hg। इसके अलावा इसे मरकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, मरकरी, मर और करी। ठीक है, तो मरकरी ये इसका दूसरा नाम है। चलिए नेक्स्ट 11th क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। निम्नलिखित में से कोलाइड अवस्था का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कोलाइड अवस्था का उदाहरण कौन सा नहीं है, गोंद, दूध, नमक का जलीय विलयन या रक्त। तो देखिए यहाँ पर गोंद क्या कोलाइड अवस्था का उदाहरण है? हाँ जी बिल्कुल है, गोंद हमारी कोलाइड अवस्था का ही उदाहरण है। दूध भी कोलाइड का उदाहरण है, तो ये भी सही है, यानी कोलाइडी अवस्था में है ये। तो इसका मतलब इनको हम ये कह सकते हैं कि हमें जो ऑप्शन चाहिए वो तो ये नहीं है, क्योंकि ये तो कोलाइड अवस्था में आता है, दूध भी कोलाइड अवस्था में आता है, रक्त भी हमारा कोलाइडी विलयन है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन सही है नमक का जलीय विलयन, ये हमारा कोलाइड विलयन नहीं होता। नमक का जलीय विलयन एक वास्तविक विलयन है। कैसा विलयन है, वास्तविक विलयन है। ठीक है, इसीलिए इसे हम जलीय विलयन, इस विलयन को हम कोलाइड का उदाहरण नहीं मान सकते। चलिए 12वां प्रश्न है, मक्खन है। मक्खन क्या है? ठोस का ठोस में कोलाइड विलयन है, ठोस का द्रव में कोलाइड विलयन है, द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन है, या फिर ठोस का ठोस में वास्तविक विलयन है। ठीक है, तो हमारा जो है मक्खन है क्या? ठीक है, चलिए तो मक्खन को समझने की कोशिश करते हैं कि मक्खन क्या होता है। तो मक्खन तो सभी ने देखा हुआ है, देखा है कि नहीं देखा है ना। मक्खन तो सबने देखा हुआ है कि मक्खन में क्या होता है, जो दही होती है दूध से बनती है, जब हम उसे चलाते हैं, है ना, रई से, है ना, घुमाते हैं, तो फिर उस घुमाने में हमको प्राप्त होता है मक्खन। ठीक है, तो मक्खन में बेसिकली क्या चीज़ होती है, मक्खन के अंदर हमारा एक जो द्रव है, ठीक है, वो एक ठोस में कोलाइड विलयन बनाता है। तो क्या है मक्खन? मक्खन है
द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन। ठोस का ठोस में नहीं है, क्योंकि मक्खन में जो कण हैं हमारे घी के, ठीक है, वो ठोस रूप में है, और उसके अंदर जो पानी का अंश है वो द्रव रूप में है। तो ये द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। वह विलयन जिसमें स्थिर, ठीक है, स्थिर ताप पर, ये यहाँ पर हम इसमें बीच में मिसप्रिंट हुआ है, स्थिर ताप पर, ठीक है। वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसा विलयन जिसके अंदर स्थिर ताप पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता, उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त मतलब जो पूरी तरह से तृप्त हो चुका है, अब उसमें उस निश्चित ताप पर और अधिक हम विलेय पदार्थ मिला नहीं सकते, ठीक है। हम पानी में अगर नमक घोल रहे हैं तो उसकी भी एक लिमिट है, एक लिमिट तक नमक घुलता है, उसके बाद नमक नीचे बैठने लगता है, ठीक है, वो दिखाई देने लगता है नीचे बैठा हुआ, वो और घुलता नहीं है। तो ऐसी स्थिति को हम संतृप्तता की स्थिति कहते हैं। ना तो उसे हम असंतृप्त कहेंगे, ना उसे हम अति संतृप्त कहेंगे, और इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट 14th क्वेश्चन हमारा है, दो घटकों जिनके घनत्व में अंतर होता है उन्हें पृथक किया जाता है, किसके द्वारा? अगर दो घटकों में घनत्व में अंतर है तो उनको हम किस विधि से पृथक करते हैं? देखिए, पृथककारी फनल से हम उन्हें अलग करते हैं, ठीक है, जिनकी विलेयता में अंतर होता है, जो ऊपर नीचे रहते हैं, ठीक है। अगर घनत्व में अंतर है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम अपकेंद्रीकरण का प्रयोग करते हैं। क्रोमेटोग्राफी का भी नहीं करते, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी तो तब होती है जब विलेयता के डिफरेंसेस होते हैं, तो हम एक डाई मिला देते हैं उनके विलयन में, और वो डाई क्योंकि अलग अलग घुलेगी सभी में विलयनों में, तो वो अलग अलग रंगों में दिखाई देने लगती है। तो ये भी नहीं है क्रोमेटोग्राफी। पृथककारी फनल भी नहीं है, क्योंकि पृथककारी फनल का उपयोग हम लोग निश्चालन के लिए करते हैं या छानने के लिए करते हैं। दो घटकों का अगर अंतर है घनत्व का, तो जैसे उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि जब आप दूध में से मक्खन अलग करते हैं तो दूध के जो कण हैं उनका घनत्व अलग है और उसमें मक्खन के कणों का घनत्व अलग है। यही वजह है कि जब हम उसे रई से चलाते हैं या फिर हम उसे किसी मशीन से चलाते हैं, ऐसी ही रई जैसी घुमाते हैं, तो घुमाने पर मक्खन के कण क्योंकि हल्के होते हैं वो मध्य में आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, और जो हमारे दूध के कण हैं वो भारी होने की वजह से किनारे की तरफ घूमने लगते हैं। इस प्रकार हम मक्खन को दूध से अलग कर लेते हैं और इस विधि को हम नाम देते हैं अपकेंद्रीकरण। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस हमारी श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है ये इस वीडियो का। कोलाइड विलयन प्रदर्शित नहीं होता, ठीक है, कोलाइड विलयन प्रदर्शित नहीं होता। क्या क्या प्रदर्शित नहीं होता कोलाइड विलयन में? ठीक है, कोलाइड विलयन में प्रदर्शित नहीं होता। क्या प्रदर्शित नहीं होता कोलाइड विलयन में? ब्राउनी गति प्रदर्शित नहीं होती, होती है। ब्राउनी गति प्रदर्शित होती है कोलाइड विलयन में। ब्राउनी गति क्या होती है? ऐसे जिगजैग करके कोलाइड के कण जो होते हैं वो हमेशा ऐसे जिगजैग करके मोशन करते हैं, तो इस मोशन को हम कहते हैं ब्राउनी गति। टिंडल प्रभाव मैंने अभी बताया कि कोलाइड विलयन टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। एक शंक्वाकार, ऐसे जब हम कोलाइड विलयन में लाइट डालते हैं तो लाइट से वो शंक्वाकार एक हमको रास्ता दिखाई देने लगेगा उस कोलाइड पदार्थ के अंदर, ठीक है। ये जो कण हैं इनकी वजह से हमें एक ब्लू कलर का रास्ता दिखाई देगा, तो ये टिंडल प्रभाव कहलाता है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। चलिए, तो ये भी नहीं है। निलंबन कोलाइड विलयन नहीं प्रदर्शित करते। निलंबन के लिए कण अलग होते हैं और निस्यंदन ये करते हैं, तो यानी कि निलंबन इसका सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि कोलाइड विलयन निलंबन नहीं करते। निलंबन का कण जो होते हैं वो कोलाइड विलयन के कणों से भारी होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे कि पानी में जब हम मिट्टी को घोलते हैं तो मिट्टी के कण भारी हैं, बड़े हैं, इसीलिए वो नीचे बैठ जाते हैं। तो निलंबन के कण हमेशा नीचे बैठने वाले होते हैं, ठीक है, वो तैरते नहीं रहते। कोलाइड विलयन में हमेशा कण तैरते रहते हैं।
चलिए, तो यहाँ हमारे ये 15 प्रश्न हो गए। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो में भी ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छे से आप इनको कर रही हैं तैयार। अभी से कमर कस के तैयार हो जाइए अपनी परीक्षा के लिए, और इनको अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी आगे तक की है। ये सिर्फ तैयारी आपकी अभी की कक्षा की नहीं है। तो आज के लिए इतना ही।